हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि स्पार्क में सीएसवी फाइल को किस तरीके से रीड किया जा सकता है और सीएसवी फाइल को रीड करने टाइम पे हमें किन किन ऑप्शंस का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको फाइल्स स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ जिन फाइल के ऊपर आज हमें काम करना है। तो मैंने एक फोल्डर हायरार्की तैयार कर रखी है जिसमें स्पार्क फाइल सीएसवी इनपुट फोल्डर के अंदर ऑर्डर वन डॉट सी एस वी और ऑर्डर टू डॉट सी एस वी करके दो फाइल हमारे पास में हैं जिस पे कि आज हम काम करने वाले हैं। मैं इन दोनों फाइल का स्ट्रक्चर एक बार आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 चार कॉलम है। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, ऑर्डर कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर स्टेटस। ठीक है। और पहली फाइल में हमारे पास पांच रिकॉर्ड रहेंगे, ऑर्डर आईडी 1 से लेके ऑर्डर आईडी 5 तक। सिमिलरली मैंने दूसरी फाइल को भी सेम सीक्वेंस में तैयार किया है, तो जिसमें हमारे पास रिकॉर्ड होंगे ऑर्डर आईडी 6 से लेके ऑर्डर आईडी 10 तक। तो आज हम इन दोनों ही फाइल को लोड करके देखने वाले हैं। एक बार हम एक सिंगल फाइल को लोड करके देखेंगे और दूसरी बार हम पूरे फोल्डर का पाथ देंगे ताकि उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हमारे पास में हैं वो सारी की सारी लोड हो जाएं। तो ये दोनों अलग सिनेरियोज हैं, दोनों को हम अलग से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जुपिटर नोटबुक में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे मैंने स्पार्क सेशन ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है जो कि स्पार्क वेरिएबल के नाम से हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ये जो चार लाइनें अभी आपको दिख रही हैं इन्हें मैं अलग से किसी और वीडियो में स्पेशली आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे पास स्पार्क सेशन ऑलरेडी अवेलेबल है स्पार्क की फॉर्म में। ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको पाथ दिखाया था बेसिकली ये सेम पाथ मैंने कॉपी किया हुआ है इस वाले वेरिएबल में CSV फाइल पाथ। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस वाले पाथ में मैंने एक फाइल ऑर्डर वन डॉट सी एस वी का पूरा एब्सोल्यूट पाथ लिया हुआ है। दूसरा वेरिएबल है CSV फाइल्स पाथ। ठीक है। इसमें मैंने किसी भी स्पेसिफिक फाइल का पाथ ना देते हुए जो हमारा एक्चुअल में जो लास्ट वाला फोल्डर था इनपुट वहां तक का मैंने पाथ दिया हुआ है। ये हमारा सिनेरियो 2 में काम आएगा। ठीक है। CSV आउटपुट पाथ को आप एक बार इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इसे मैं इस वाले ट्यूटोरियल में यूज नहीं करने वाला हूँ। ओके, तो इसको मैं फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ और इसे एक बार रन करके देख लेते हैं सेल को। तो बेसिकली मैंने अपना CSV फाइल पाथ और CSV फाइल्स पाथ दोनों को यहाँ पे प्रिंट करा के देख लिया है। पाथ मेरा सही से प्रिंट हो रहा है, मेरे पाथ में कोई भी गलती नहीं है। ठीक है। यहाँ पे मैंने पाथ को डिफाइन करने के लिए रॉ स्ट्रिंग का यूज किया है पाइथन में। रॉ स्ट्रिंग क्या होती है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि CSV फाइल को रीड करने का सिंटेक्स क्या होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप ये सारी चीज़ें स्पार्क डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले सर्च करना पड़ेगा अपाचे स्पार्क डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग वर्जन्स यहाँ पे दिख जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो स्पार्क 3.5.0 है जो कि अभी बहुत ही लेटेस्ट वर्जन है। आई थिंक ये 13 सितंबर, अभी आज 19 है, 13 सितंबर को ये रिलीज हुआ है। ऑलमोस्ट 4 या 5 दिन पहले ही ये रिलीज हुआ है। ठीक है। तो अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन देखनी है तो आप किसी भी वर्जन में जा सकते हैं, जो भी वर्जन आपने इंस्टॉल किया हुआ है उस वर्जन को आप जाके देख सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इस समय इंस्टॉल कर रखा है 3.3.3 और आप API डॉक्स में जाके अपनी लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये मैं मानता हूँ कि काफ़ी कंफ्यूजिंग डॉक्यूमेंट इन लोगों ने बनाया हुआ है, इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है। बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। क्योंकि हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं इसलिए हम API डॉक्स में केवल पाइथन वाले डॉक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो उस पर क्लिक करेंगे। अब क्योंकि हम API में काम करने वाले हैं इसलिए हम API रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। आज हमें काम करना है रीड CSV वाले API में जो कि अपने आप में एक इनपुट API है। तो आपको इनपुट आउटपुट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो भी API पाइस्पार्क में अवेलेबल हैं उनकी सारी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है। उसके बाद आप डेटा फ्रेम रीडर डॉट CSV में जा सकते हैं और डॉक्यूमेंटेशन को आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको स्पार्क रीड डॉट CSV को यूज करना है। ठीक है। तो हम वापस जाते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक पे। और अगर हमें किसी CSV फाइल को रीड करना है तो हमारी जो कमांड होगी वो होगी स्पार्क सेशन डॉट रीड डॉट CSV। तो ये हमारी API है। उसके अंदर आपको ब्रैकेट में अपनी फाइल का पाथ देना है। यहाँ पे मैंने CSV फाइल पाथ दिया हुआ है। CSV फाइल पाथ इज नथिंग बट हमारा ऑर्डर वन डॉट CSV का एक कंप्लीट पाथ है। ठीक है। तो यानी कि लाइन नंबर 1 में हम ऑर्डर वन डॉट CSV को रीड कर रहे हैं।
ओके, इस रीड डॉट सी एस वी आपको रिटर्न में क्या देती है, एक डेटा फ्रेम देती है, इसीलिए ये वेरिएबल इज नथिंग बट ये अपने आप में डेटा फ्रेम है। ठीक है। अगर आपको इसका टाइप चेक करना है तो हम इसके टाइप को प्रिंट कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, सी एस वी डी एफ का टाइप हम एक बार यहाँ पे प्रिंट करके देख लेंगे। उसके बाद अगर आपको देखना है कि आपके डेटा फ्रेम में क्या डेटा पड़ा हुआ है, तो उसे देखने के लिए आपको शो फंक्शन यूज करना पड़ेगा। यही शो फंक्शन हमने लाइन नंबर 3 में लिखा हुआ है। और उसके बाद अगर आपको ये चेक करना है कि आपके डेटा फ्रेम का स्कीमा क्या है, तो स्कीमा प्रिंट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है प्रिंट स्कीमा। ठीक है। एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं। और लाइन नंबर 2 में हमने लिखा था कि हमें सी एस वी डी एफ जो वेरिएबल है उसका टाइप प्रिंट करना है, तो ये देखिए यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, और यहाँ से हमें पता लग रहा है कि सी एस वी डी एफ अपने आप में एक डेटा फ्रेम है। ठीक है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में हमने लिखा था डॉट शो, डेटा फ्रेम डॉट शो, क्योंकि हम डेटा फ्रेम का डेटा देखना चाहते थे, इसलिए यहाँ पे पूरा डेटा प्रिंट हो गया है। ठीक है। जो भी डेटा हमारे पास फाइल में था, अगर मैं ऑर्डर 1.csv में जाऊँ, तो ऑर्डर आईडी से लेकर हमारे पास ऑर्डर 1 ऑर्डर 5 पूरा का पूरा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है। ओके। उसके बाद हमने लिखा है सी एस वी डी एफ डॉट प्रिंट स्कीमा, क्योंकि हमें स्कीमा प्रिंट करना था, तो आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पे स्कीमा भी प्रिंट हो चुका है, जिसने हमें बताया है कि हमारे पास 4 कॉलम हैं। तो इसने क्या किया है, यहाँ पे 4 कॉलम को इसने ऑटोमेटिकली एक नाम दे दिया है, अंडरस्कोर C0 अंडरस्कोर C1 अंडरस्कोर C2 अंडरस्कोर C3। ऐसा क्यों हुआ है, अब हम इस बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो अगर आप ऊपर वाले आउटपुट को ध्यान से देखेंगे, तो अगर आप इसको फाइल से कंपेयर करेंगे, तो हमें पता है कि लाइन नंबर 1 में जो भी था ये फाइल का हेडर था, मतलब ये हमारे कॉलम होने चाहिए थे। लेकिन आउटपुट में अगर आप देखिए तो वो एज ए रो प्रिंट हुए हैं। ठीक है। C0 की जगह पे ऑर्डर आईडी प्रिंट होना चाहिए था, C1 अंडरस्कोर C1 की जगह पे ऑर्डर डेट प्रिंट होना चाहिए था, एंड सो ऑन। इसका मतलब हमसे कुछ गलती हुई है, हमसे कोई ऑप्शन था जो छूट गया। हमें उस ऑप्शन को अब देखना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या ऑप्शन दें कि हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो एज ए हेडर ट्रीट हो। ठीक है। ना कि एज ए रो। तो वही अब हम आगे देखने वाले हैं। तो अगर आपको इसको एज ए हेडर ट्रीट कराना है, तो आपको करना कुछ नहीं है। ये जो आपने रीड डॉट सी एस वी लिखा था ना, इसके बीच में आपको लिखना है डॉट ऑप्शंस, और वहां पे आपको ये वाला ऑप्शन देना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ हमने क्या किया है। स्पार्क डॉट रीड डॉट सी एस वी के बीच में आपको एक डॉट ऑप्शन करके लिखना पड़ेगा, जहाँ पे आप ऑप्शन बता रहे हैं कि आपका जो हेडर है डेटा में वो ट्रू है। आप जो प्रॉपर्टी बता रहे हो कि आपकी जो हेडर प्रॉपर्टी है वो ट्रू है इस वाली फाइल के लिए। इसीलिए आप स्पार्क को एक तरीके से निर्देश दे रहे हो कि भाई साहब, आपकी जो पहली रो है उसको एज ए डेटा आप ट्रीट ना करें, उसको आपको एज ए हेडर एज ए कॉलम आपको ट्रीट करना है। ठीक है। तो अगर आपको रीड डॉट सी एस वी में कोई भी ऑप्शन देना है, तो इस तरीके से आप ऑप्शन दे सकते हैं। अभी हम इसके और वेरिएंट देखने वाले हैं नीचे, तो डोंट वरी अबाउट इट। इस वाले ऑप्शन वाले तरीके को मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, बाकी हम नीचे देखेंगे कि हमारे पास और क्या ऑप्शन है। ठीक है। ओके। तो इसके बाद मैंने सेम वही चीज़ करी है कि यहाँ पर मैंने डेटा फ्रेम को एक बार प्रिंट कर दिया है, और उसके बाद हमने डेटा फ्रेम का स्कीमा यहाँ पे दोबारा से प्रिंट किया है, क्योंकि हम अब ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या हमारे कॉलम के नेम चेंज हुए हैं अकॉर्डिंग टू आवर हेडर और नॉट। ठीक है। तो एक बार हम इसको रन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे रन किया, और लाइन नंबर 2 में क्योंकि मैं डेटा फ्रेम को प्रिंट करवा रहा हूँ, इसलिए मेरा पूरा डेटा फ्रेम प्रिंट हो गया। और अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले ऑर्डर आईडी ऑर्डर डेट ऑर्डर कस्टमर आईडी ऑर्डर स्टेटस एज ए रो प्रिंट हो रहा था, लेकिन अब की बार वो एज ए कॉलम प्रिंट हुआ है। और अगर हम प्रिंट स्कीमा का आउटपुट देखेंगे, तो यहाँ पर भी हमारे जो कॉलम्स हैं वो अच्छे से प्रिंट हो गए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो शो फंक्शन होता है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज डिस्प्ले करवानी होती है इस फंक्शन को, बाय डिफॉल्ट 20 होता है वो नंबर। ठीक है। इसका मतलब अगर मेरी इस वाली फाइल में 20 से ज़्यादा रो होती, लेट्स से 50 रोज होती, और यहाँ पे मैं सेम इसी फंक्शन को रन करता, शो ट्रंकेट इक्वल टू फॉल्स, तो ये फिर भी 20 रोज ही प्रिंट करता है, इवन दो इसमें 50 रोज थी। ठीक है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि आपको जितनी भी रोज प्रिंट करानी है, वो यहाँ पे आप एज ए पैरामीटर पास कर सकते हैं। लेट से मुझे 3 रोज प्रिंट करानी है, तो मैं 3 कॉमा करके यहाँ पर पैरामीटर पास कर दूंगा। और अब जब मैं इस कमांड को रन करूंगा, तो रेदर देन कंप्लीट डेटा सेट, ये मुझे केवल टॉप 3 रोज प्रिंट करके देगा। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। और ये देखिए, पहले 5 रो प्रिंट हो रही थी, अब केवल 3 रो यहाँ पे प्रिंट हो रही हैं। ट्रंकेट इक्वल टू फॉल्स का क्या सिग्निफिकेंस है, एक बार हम इस चीज़ को भी चेक करके देख लेते हैं। ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, और अभी केवल शो के अंदर एक ही हमने पैरामीटर पास किया हुआ है, और वो है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रोज। इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं। और ये देखिए, इसको जब मैंने रन किया, तो अब आप एक डिफरेंस नोटिस कर सकते हैं पिछले आउटपुट में और करंट आउटपुट में। अभी हमारी जो ऑर्डर डेट है वो कम्प्लीटली प्रिंट नहीं हो रही है।
और हमारा आउटपुट जो है यहाँ पर एक तरीके से ट्रंकेट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आउटपुट ट्रंकेट ना हो, तो आपको यहाँ पे ट्रंकेट इक्वल टू फॉल्स पैरामीटर वैल्यू पास करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी मैं एक बार दोबारा रन करूंगा और आपका जो ऑर्डर डेट था वो कम्प्लीटली प्रिंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने क्या समझा अभी तक, कि अगर आपको हेडर इक्वल टू ट्रू रखना है, अगर आपको बेसिकली अपनी पहली रो को एज ए हेडर ट्रीट करवाना है, तो वो आप कैसे करवा सकते हो। लेकिन अभी हमें यहाँ पे एक चीज़ और कमी लग रही है। अगर आप मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। अगर आप डेटा देखें तो डेटा में जो पहली वैल्यू है ऑर्डर आईडी, आइडियली ये इंटीजर टाइप की होनी चाहिए थी। दूसरी जो वैल्यू है वो टाइम स्टैम्प होनी चाहिए थी। तीसरी वैल्यू हमारी होनी चाहिए थी इंटीजर। और जो चौथी वैल्यू है ये होनी चाहिए थी स्ट्रिंग। लेकिन जब हम अपना प्रिंट स्कीमा का आउटपुट देखते हैं, तो हमें दिखता है कि इसने सारे के सारे जो कॉलम थे उन सभी को इसने एज ए स्ट्रिंग बना दिया है। ठीक है, और ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो भी डेटा टाइप हमारे कॉलम का था वही डेटा टाइप हमारे डेटा फ्रेम में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। उसके लिए अब हम सीखेंगे कि अगर आपको स्कीमा इन्फर करना हो अपने डेटा से तो वो हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, ऑप्शंस का एक दूसरा वेरिएंट मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको बेसिकली दो ऑप्शंस लिखने हैं यहाँ पे, जैसे पहले हमने यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन लिखा था, अगर आपको दो ऑप्शन लिखने हैं तो वो कुछ आप इस तरीके से लिख सकते हैं। मेरे को लाइन नंबर 2 को एक बार आप कमेंट आउट करने दें, और लाइन नंबर 1 मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने दो ऑप्शन यहाँ पे मेंशन करे हैं। पहला जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेडर इक्वल टू ट्रू, और दूसरा जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन्फर स्कीमा इक्वल टू ट्रू। ठीक है, इन्फर स्कीमा क्या है इस पे हम अभी बाद में आते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि अगर आपको दो ऑप्शन एक साथ लिखने हो तो इस तरीके से आपको उन्हें लिखना पड़ेगा। ठीक है, डॉट ऑप्शन, डॉट ऑप्शन, पहले वाले ऑप्शन का की और उसकी वैल्यू, दूसरे वाले ऑप्शन की और उसका वैल्यू। अब ये वाला जो सिंटेक्स है पर्सनली मुझे पसंद नहीं है। मुझे इससे बेटर लगता है लाइन नंबर 2 वाला ऑप्शन सिंटेक्स। ठीक है, तो अगर मैं लाइन नंबर 2 में देखूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने ऑप्शन की जगह पे ऑप्शंस लिखा है, और ब्रैकेट के अंदर हमारे जो दोनों ऑप्शंस ऊपर हमने अलग अलग लिखे हुए थे वो यहाँ पे एक साथ लिखे हैं, और वो भी कॉमा सेपरेटेड। तो ये वाला सिंटेक्स मुझे ज़्यादा इजी लगता है रेदर देन हम ऑप्शन को दो बार लिखें। हम अगर ऑप्शन को ऑप्शन से रिप्लेस कर दें तो हमारा जो सिंटेक्स है वो काफ़ी हद तक रीडेबल और इजी भी हो जाता है इसको याद करने के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ये रीड और डॉट सीएसवी के बीच में जो हमने ये ऑप्शन छेड़ा है इसका क्या मतलब है। हम एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। हेडर इक्वल टू ट्रू तो हमें पता चल गया कि ये हमने क्यों यूज किया था। इन्फर स्कीमा जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, बेसिकली ये ऑप्शन स्पार्क को ये बता रहा है कि भाई आपको डेटा खुद रीड करना है और आपको स्कीमा खुद से इन्फर करना है कि इसका स्कीमा क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम स्कीमा को एक्सप्लिसिटली इन्फोर्स नहीं कर रहे हैं, मतलब हम नहीं बता रहे हैं कि स्कीमा क्या होना चाहिए। अब अगर आपको स्कीमा इन्फोर्स करना है तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं नहीं चाहता इस वीडियो को हम लंबा करें। हम क्या चाहते हैं कि रेदर देन हम स्कीमा बताएं, हम चाहते हैं कि स्पार्क अपने आप से स्कीमा को इन्फर कर ले, और उसके लिए जो ऑप्शन हमारे पास में होता है वो होता है इन्फर स्कीमा। ठीक है, हमने उसको ट्रू सेट किया हुआ है, और उसके बाद सेम हमने अपने डेटा फ्रेम को प्रिंट किया है। और दोबारा से हम एक बार स्कीमा को प्रिंट करके देखेंगे कि पहले जहाँ पे सारे के सारे कॉलम स्ट्रिंग हो गए थे, क्या इन्फर स्कीमा करने के बाद उनके जो करेक्ट स्कीमा है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। लेट मी रन दिस सेल और एक बार हम इसको क्विकली चेक कर लेते हैं। तो आप ये देखिए, जो प्रिंट स्कीमा का आउटपुट है अभी उसने जो भी कॉलम का डेटा टाइप होना चाहिए था वो अच्छे से प्रिंट कर दिया है। इसका मतलब स्पार्क अच्छे से इस वाले डेटा सेट को डिटेक्ट कर पाया कि कौन से कॉलम का क्या डेटा टाइप होना चाहिए था। डेट को उसने टाइम स्टैम्प लिया है, स्टेटस को स्ट्रिंग, और बाकी आईडी कॉलम्स को उन्होंने इंटीजर आइडेंटिफाई किया है। तो इस तरीके से आप हेडर को स्किप करवा सकते हैं, बेसिकली एज ए कॉलम ट्रीट करवा सकते हैं, और स्पार्क के अंदर स्कीमा को इन्फर करवा सकते हैं। और अभी तक हमने ये सीख लिया है कि अगर आपको सिंगल फाइल को प्रोसेस करना है तो कैसे करना है। अब हम ये सीखेंगे कि हमें पूरे फोल्डर को अगर प्रोसेस करना है। फिलहाल तो यहाँ पे मैंने केवल दो ही फाइल रखी हैं, लेकिन आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स हैं। ठीक है, अगर उन हंड्रेड ऑफ फाइल्स को हमें एक साथ प्रोसेस करना है तो कैसे करेंगे, अब हम वो सीखेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है करने को बेसिकली। यहाँ पे जहाँ पे हमने पहले पाथ पूरे फाइल तक का दिया था, अब हम पाथ केवल सोर्स फोल्डर तक का देंगे। हमारा जो सोर्स फोल्डर था वो इनपुट नाम से था। ठीक है, आपको बस वहीं तक का पाथ देना है और बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं, रीडिंग द होल फोल्डर। अगर आप यहाँ देखें तो हमने सेम वही एपीआई यूज किया है, सेम तरीके से यूज किया है। स्पार्क रीड डॉट सी एस वी
और उसके बाद हमने अपनी जो डायरेक्टरी थी या फोल्डर था उसका पाथ दिया है, और बीच में हमने अपने ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है। बेसिकली मैंने यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया है, हेडर इक्वल टू ट्रू। आप चाहें तो यहाँ पे इन्फर स्कीमा इक्वल टू ट्रू को भी डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमने अपने डेटा फ्रेम को प्रिंट किया, और उस डेटा फ्रेम का हमने स्कीमा भी निकाला। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक चीज़ और कर रहा हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा फ्रेम बना है, उस डेटा फ्रेम के अंदर कितने पार्टीशंस में डेटा डिवाइड हुआ है। ठीक है। और अगर आपको ये देखना है तो आपको अपने डेटा फ्रेम को पहले आरडीडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद आप गेट नम पार्टीशन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये जो फंक्शन है गेट नम पार्टीशंस, ये आरडीडी का फंक्शन है। इसीलिए हमने पहले अपनी डेटा फ्रेम को आरडीडी में कन्वर्ट किया, और आरडीडी में कन्वर्ट करने के लिए हमें लिखना पड़ता है डॉट आरडीडी। एक बार आपने उसे आरडीडी में कन्वर्ट कर लिया, अब आप अपना गेट नम पार्टीशन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो हम एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। और ये देखिए, इसने हमारे को 10 की 10 रोज प्रिंट कर दी हैं। हमारे पास 10 रोज थी, पहली फाइल में 5 रोज थी ऑर्डर आईडी 1 से लेके 5, दूसरी में हमारे पास 5 रोज थी ऑर्डर आईडी 6 से लेके 10। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने पहले फाइल 2 के रिकॉर्ड्स को प्रिंट किया है, उसके बाद फाइल 1 के रिकॉर्ड्स को प्रिंट किया है। तो बेसिकली इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि स्पार्क कौन से सीक्वेंस में फाइल को रीड करेगा। हाँ, अगर आपको अपना रिकॉर्ड को जो डिस्प्ले करवाना है एज आउटपुट यहाँ पे, तो आप ऑर्डर बाय जरूर लगा सकते हैं ऑर्डर आईडी में। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने प्रिंट स्कीमा प्रिंट करके देखा था। तो हमारे स्कीमा में आप देख सकते हैं कि सारे कॉलम को उसने एज ए स्ट्रिंग डिटेक्ट किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे इन्फर स्कीमा लगाना भूल गया था। उसके बाद हमने नंबर ऑफ पार्टीशंस जानने थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टीशंस यहाँ पे इसने 2 दिए हैं। अब आपसे मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना है कि गेट नम पार्टीशंस ने मुझे नंबर ऑफ पार्टीशंस 2 क्यों दिए हैं। ये आपको, इसका जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है। आपसे मिलता हूँ अब मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।